हैक द हैकर्स बिफोर दे हैक यू। जी हाँ, मेरठ के रहने वाले एक युवा ने हैकर्स को हैक करने की ठानी है। ये कहानी है मेरठ के रहने वाले 21 वर्षीय आर्य त्यागी की। आर्य त्यागी का कहना है कि हैकर्स को ही क्यों ना हैक कर लिया जाए। कैसे हैकर्स को हैक किया जा सकता है और कैसे आप डिजिटल फ्रॉड से बच सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आर्य त्यागी, जो डिजिटल क्रिएटर हैं। आर्य, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओटीपी अगर आता है अपना, तब भी लगता है कि अपना ही है ना। तो डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए, लोगों को सतर्क रखने के लिए आपने किताब लिखी है, हैक द हैकर्स बिफोर दे हैक यू, और आपने किताब लिखी है एक्सप्लॉइटिंग हैकर्स माइंडसेट। इस किताब में क्या है और ये किताब क्यों आवश्यक है? देखिए, मैंने 2 बुक्स लिखी हैं अभी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। जिन 2 बुक्स के अंदर मैंने बताया है कि साइबर क्राइम्स क्या क्या हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं, क्या उनके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। इससे भी ज़्यादा कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स के और एप्पल फ़ोन्स के, कि आप घर बैठे कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो जो कि मेरी पहली बुक का नाम है हैक द हैकर्स बिफोर दे हैक यू। तो एक छोटी सी गाइड है कि आप कैसे हैकर बन सकते हैं, एक छोटी सी गाइड है। और जो दूसरी बुक है एक्सप्लॉइटिंग हैकर्स माइंडसेट, यहाँ पे हम लोगों ने केस स्टडीज़ भी ऐड कर दी हैं कि किस किस टाइप से साइबर क्राइम होते हैं, उनकी क्या केस स्टडीज़ होती हैं और आप कैसे हैक कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो फिशिंग अटैक होते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं और बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो हमने उन सारे अटैक्स के बारे में अपनी बुक के बारे में लिस्ट किया हुआ है। अभी मैं तीसरी बुक भी लिख रहा हूँ, जो कि लिख रहा हूँ मैं राजेश डंडोटिया सर के साथ, और ये एडिशनल डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच इंदौर से, जिसके अंदर और हम ज़्यादा अच्छे से लेके आ रहे हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी डाल रहे हैं, साइबर क्राइम्स के बारे में भी डाल रहे हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में डाल रहे हैं कि आपका अगर कोई फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप उसको बिना पुलिस की मदद से आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स हम लोग उसके अंदर कवर कर रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड की आपने बात कही, आप जगह जगह जाते भी हैं, अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। कई कई बार आप, मैं देखता हूं कि आप बीएसएफ के जवानों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई कि डिजिटल फ्रॉड से हमें लोगों को बचाना है? एक्चुअली स्टार्टिंग से ही ना पेरेंट्स ने सिखाया था हार्ड वर्क करना है, और आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे उसमें डेडिकेशन के साथ काम करना है। तो बस वही एक जज्बा था, पेरेंट्स का सिखाया हुआ था। और जब मैं 11वीं क्लास में था तब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एथिकल हैकिंग के अंदर। तो वहाँ पे उस टाइम पे एक फेमस अटैक हुआ करता था फिशिंग, जिसके थ्रू हम एक लिंक क्रिएट करके और सामने वाले का अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ था। 12th हुई तो पैंडमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो उसके बाद हम लोग घर में बंद हो गए थे। उस टाइम पे मैंने पहली बुक लिखी। उसके बाद ये चलते 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 आज यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सबको मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। साइबर अवेयरनेस के साथ साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग देता हूँ मैं, जिसके अंदर पहले हम उनको अवेयर करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू कि किस किस टाइप के साइबर क्राइम्स चल रहे हैं। ये बताइए कि जैसे डिजिटल फ्रॉड कैसे कैसे चल रहे हैं आजकल। जो सामान्य तौर पर जो हम लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं और ओटीपी के ज़रिए ठगे जाते हैं कि अगर किसी ने पूछा फ़ोन करके कि भाई ओटीपी बता दीजिए, आपका ये इतना पैसा आपके उसमें डालना है, उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो कैसे कैसे डिजिटल फ्रॉड आजकल चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे कैसे लोग बच सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजीज़ के साथ ना फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जैसे डिजिटल अरेस्ट, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये दोनों ऐसे बहुत बड़े फ्रॉड्स हैं, ऐसे बहुत बड़े स्कैम्स हैं जिसमें जो हाई टिकट्स जाते हैं, जिसमें पैसा बहुत जाता है, करोड़ों में जाता है। मतलब अभी तक अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है वो इन दोनों के थ्रू हुआ है। डिजिटल अरेस्ट में देखा गया है कि खुद रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर को धमकी दी जाती है कि आपका जो आधार कार्ड है वो गलत चीज़ों में पाया गया है या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया है, और हम आपको फिजिकली अरेस्ट ना करके हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। और इसमें आपको अपनी स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा, हमारे साथ 24/7 मॉनिटरिंग में रहना पड़ेगा और हम आपको जो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो होता क्या है, स्कैमर्स एक फेक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा साइकोलॉजी क्रिएट कर देते हैं दिमाग के अंदर कि आप उनकी बातें सुनना स्टार्ट कर देते हो और आप किसी और पर्सन को बता ही नहीं पाते हो कि एक्चुअल में आपके साथ चल क्या रहा है, और आप उसके उनके कहने पे आते 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 पैसे देते चले जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट में मैंने देखा है कि एक नोएडा के रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं जिनके साथ 3.25 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट हुआ था। सेकेंड आता है फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम। यहाँ पे देखा गया है कि लोगों को लालच होता है पैसे कमाने का, और यहाँ पे भी आईआईटीज के प्रोफेसर्स, काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस इसमें फंस जाते हैं। उनको झांसा दिया जाता है कि आप
500 रुपये लगाइए हम आपको 1000 रुपये देंगे, आप 2000 रुपये लगाइए हम आपको 3000 देंगे। ऐसे करते 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 वो उनसे बड़ा पैसा लगवाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जब वो बड़ा अमाउंट हो जाता है तो उसको ठगी करके वो ले जाते हैं। सामान्य तौर पर कैसे डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे कैसे ठगे जा रहे हैं और कैसे बच सकते हैं? देखिए, छात्रों के साथ आजकल जो स्कैम चल रहा है वो चल रहा है मोस्टली म्यूल अकाउंट्स का। छात्रों को क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है, उनके पास पैसा नहीं होता, तो उनको बोला जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ कीजिए हमारे काम के लिए, और हम आपको दिन का 2000, 5000, 10,000 रुपये देंगे, और वो देते भी हैं। तो वो उनके साथ क्या ठगी करते हैं, उनका बैंक अकाउंट जो होता है वो उसको ब्लैक मनी रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं। जो स्कैम हुआ हुआ पैसा होता है वो उसको आप उनके अकाउंट में लेते हैं, और उस अकाउंट से पैसा या तो यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उस पैसे को दुबई भेज देते हैं। तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, जो स्टूडेंट्स के साथ आजकल स्कैम हो रहे हैं वो मोस्टली म्यूल अकाउंट्स के हो रहे हैं। आपने ओटीपी नहीं भी शेयर किया आपका तब भी पैसा उड़ जाएगा। जिसके लिए आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर आपने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया है, कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो बैंक इज लाइबल टू रिफंड यू दी फुल अमाउंट। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उस केस में गलती आपकी नहीं है, उस केस में गलती बैंक की है। उसका रीज़न क्या है, हर बैंक की कंप्लायंसेज होते हैं, हर कंपनीज की कंप्लायंसेज होते हैं कि उनको अपनी कंपनी की साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग करनी ही करनी है रेगुलर बेसिस पे। जिसका मतलब उनके पास जो बैकएंड के अंदर डेटा है, जो उनके पास सर्वर के ऊपर डेटा आपका रिस्टोर है, उसको सिक्योर करके रखना है। तो अब जब वो सिक्योर करके नहीं रख पाते हैं तो ब्लैक हैट हैकर्स उनको हैक करके उनको बेच देते हैं डार्क वेब के ऊपर या फिर डीप वेब के ऊपर, या फिर कई बार मार्केटिंग कंपनीज को डायरेक्टली बेच देते हैं या फिर स्कैमर्स को बेच देते हैं। अब होता क्या है, ओटीपी इंडिया का रूल है, वन टाइम पासवर्ड जो है, अगर आपको इंडिया के अंदर अंदर पेमेंट करनी है तो आपको ओटीपी डालना होगा। बट अगर इंडिया से बाहर ओटीपी पेमेंट भेजनी है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ओटीपी डालना हो। तो कई बार स्कैमर क्या करते हैं, आपकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मिल गई उनको, तो उसके थ्रू वो डायरेक्ट इंडिया से बाहर पैसा भेज देते हैं, जिसमें ओटीपी की नीड होती ही आप नहीं ये है। भी कह रहे थे कि जो है जो कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स, वो स्वाइप करने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, उसमें डेबिट कार्ड नंबर भी चला जाता है, उसमें सीवीवी चली जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में। एक चीज़ तो होती है स्वाइपिंग, एक चीज़ होती है वाईफाई टैप। हम कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी में इतना हम लोग फंस चुके हैं कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं। मेरा डेबिट कार्ड है, मैंने स्वाइप किया और मेरी पेमेंट हो गई। कई बार हम लोग आलस में उन्हीं को ही दे देते हैं और बोल देते हैं कि आप स्वाइप कर लो अपने आप। तो उसमें हमें नहीं पता वो कितना उसने अमाउंट स्वाइप कर लिया या फिर उस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को क्लोन कर लिया है। दूसरा पॉइंट क्या है, हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से जब शॉपिंग करते हैं, आईफोन जब खरीदते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि ICICI क्रेडिट कार्ड लगाओ, आपको 6000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। हम लोग जब वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम अपनी उनको। अब यहाँ पे जब सामने वाली कंपनी उस डेटा को एनक्रिप्शन नहीं कर पाती है या फिर एनक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हैकर्स उसको चुरा लेते हैं और उसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर के थ्रू आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते कैसे हैं। सावधानी बरतें लोग, क्या करें? जब आप अमेजोन या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने के बाद उसको आप लॉक कर दें। इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको लॉक करके रखें, ब्लॉक करके रखें। जब आपको कभी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है उस टाइम पे ही आप उसको एक्टिवेट करें, अदरवाइज उसको एक्टिवेट ना करें। कैश ऑन डिलीवरी को ही अपनाएं ज़्यादातर। ट्राई कीजिए, मोस्टली अगर आपको डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी या फिर यूपीआई से पेमेंट कीजिए। बिकॉज अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपका सिर्फ आपका नाम या फिर आपका नंबर या फिर आगे @YBL पेटीएम सिर्फ इतना ही जाएगा, तो स्कैमर्स के पास ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी भी नहीं उसमें। अच्छा, फेस्टिव सीजन में जो मैसेजेस आते हैं, APK फाइल्स जो आती हैं, आजकल तो इनविटेशन कार्ड भी लोग व्हाट्सएप पे ही भेजते हैं, सोशल मीडिया पे भेजते हैं, इसके ज़रिए भी फ्रॉड हो रहा है और शादियों के कार्ड के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है। तो दिवाली के नाम पे या फिर शादियों के सीज़न के टाइम पे इनविटेशन कार्ड्स भेज देंगे। अब एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो इनविटेशन कार्ड या फिर कोई भी अगर हमें फाइल भेजनी है तो हम उसके पीछे अपनी APK फाइल या फिर कोई भी EXE फाइल उसमें बाइंड कर सकते हैं, जो कि पता नहीं चलता सामने वाले को। तो हमने सामने वाले को भेजा एक PDF और उसके पीछे अपनी एक APK बाइंड कर दी 0.95 MB की या 1 MB की, ऐसे करके एक APK बाइंड कर दी। जैसे ही वो उस PDF को इंस्टॉल करेगा हमारी APK फाइल भी इंस्टॉल हो जाएगी, और जैसे ही वो इंस्टॉल होगी तो सामने वाले के पास उसके फ़ोन का पूरा एक्सेस चला जाएगा। इट मीन्स फ़ोन अगर रखा हुआ है तो सामने वाला पर्सन जो हैकर है उसका कभी भी कैमरा ऑन कर सकता है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, उसके फ़ोन का पूरा डेटा ले सकता है, SMS, कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप चैट्स,
इंस्टाग्राम किससे बात कर रहा है, पूरी स्क्रीन का एक्सेस ले सकता है, कभी भी वो माइक्रोफोन ऑन कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है उसके फ़ोन क्या से। करें लोग, कैसे बचें? ऐसे लिंक्स को बिल्कुल क्लिक ना करें, एपीके फाइल्स को बिल्कुल क्लिक ना करें, कैसे करें? मान लीजिए कोई लिंक आया हुआ है, किसी ने विशेष भेजी हुई है और इनविटेशन कार्ड उसको दिख रहा है सामने वाले को कि भाई हमारे पास एक शादी का कार्ड आया है या फिर विश आई है, तो आमतौर पर लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, एकदम से क्लिक कर देते हैं, उसी में फंस जाते हैं। क्या करें लोग? ना उसको क्लिक करें, एपीके फाइल्स बिल्कुल क्लिक ना करें। देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, शॉर्ट में अननोन लिंक पे क्लिक नहीं कीजिए, कोई भी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिए। व्हाट्सएप एक सेटिंग्स है कि आप ऑटोमेटिकली जो डाउनलोडिंग है उसको आप ऑफ कर सकते हो। सो जब भी आप किसी फाइल पे क्लिक करोगे वो सिर्फ तभी डाउनलोड होगी, तो उसको आप ऑफ कर दीजिए। वाईफाई और मोबाइल डेटा से दोनों से ऑफ कर दीजिए। मेक श्योर जब भी कोई इनविटेशन कार्ड आ रहा है आपके पास, तो सामने वाले को देख के उसको डाउनलोड कीजिए, कि सामने वाला अगर आपका ट्रस्टेड पर्सन है, वो आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, तभी आप उसको डाउनलोड करिए, अदरवाइज डाउनलोड मत कीजिए। कोई भी किसी को भी इनविटेशन देना होगा तो आपको कॉल के थ्रू भी इनविटेशन दे सकता है, और अगर आप उसने आपको कॉल पर इनविटेशन दे दिया है उसके बाद ही आप उसको डाउनलोड कीजिए। कोई भी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिए। ये सेटिंग्स थी सिर्फ व्हाट्सएप के लिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमेशा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख करके रखिए। किसी भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए। कोई भी अननोन बंदे से आप बात मत कीजिए, चाहे वो आपको सेक्सटोर्शन के केसेस में फंसा सकता है, चाहे वो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में फंसा सकता है। तो अननोन लोगों से बात मत कीजिए। अश्लीलता वाली जो मैसेज होते हैं वो भी आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं और उसमें बहुत लोग ट्रैप हो रहे हैं, हनी ट्रैपिंग जिसे कहते हैं। साइबर सेक्सटोर्शन के केसेस में देखा गया है पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और रिनाउंड एक्टर एक्ट्रेसेस भी फंस जाते हैं सेक्सटोर्शन के केसेस में, क्योंकि उनको जब कोई अच्छी प्रोफाइल, किसी अच्छी लड़की की प्रोफाइल से उनके पास मैसेज आया और रिक्वेस्ट के लिए एक सामने से हाथ बढ़ाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, बातें स्टार्ट हुई। बातें स्टार्ट करते करते उनको बोला गया कि आप हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कुछ रात के टाइम पे, तो उस मोमेंट पे उनको बोला जाता है कि आप उधर से अपने कपड़े खोलिएगा और हम अपने कपड़े खोलेंगे, और ऐसे करते करते जो सामने वाला हैकर होता है या स्कैमर होता है वो आपकी वीडियो बना लेता है, और उसके बाद कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। तो साइबर सेक्सटोर्शन केसेस भी बहुत सारे आते ही हैं ऐसे। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से आर्य त्यागी ने बताया कि कैसे आपको सतर्क रहना चाहिए। आप कभी ठगे गए क्या? नहीं, भगवान की दुआ से हमारे साथ कभी ठगी नहीं हुई। 16 साल से आप इसी में जुट गए और किताबें लिखने लगे और सावधान रहे, हमेशा सतर्क रहे। एक्चुअली होता क्या है, मैं सबको बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी पिन डाल रहे हो तो 3 बार सोचो, किसको डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो और कितना डाल रहे हो। तो मैं कभी भी किसी लिंक पर क्लिक करता हूँ तो पहले मैं उसको वायरस टोटल पे स्कैन कर लेता हूँ। अच्छा, फर्स्ट थिंग। आप जानकार हैं, आपको क्या कितने सामान्य व्यक्ति का इतना जानकार। हाँ, तो सेकेंडली जब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ तो मैं थोड़ा देख के उसको वेरीफाई करके, थोड़ा सोच के, जल्दबाजी में कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि स्कैमर्स हमेशा आपको जल्दबाजी में फंसाते हैं और जल्दबाजी में लेके आपसे पैसे की ठगी कर लेते हैं या फिर आपसे डेटा की ठगी और कर आप ये भी लेते कह हैं। रहे थे कि अपने फ़ोन नंबर्स को भी ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, कि किसी भी अननोन पर्सन को जिसको आप नहीं जानते हैं, फ़ोन नंबर तो बिल्कुल रेवड़ी की तरह बढ़ते हैं, और फ़ोन नंबर से भी किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, जो फ़ोन नंबर्स जिनको आप नहीं जानते हैं या फिर वो अगर किसी तरह से फंसाना चाहे तो फंसा सकता है क्या फ़ोन नंबर के जरिए? देखिए, अगर मेरे पास, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, अगर मेरे जैसा एक बेसिक टेक्निकल यूज़र है और आपका सिर्फ फ़ोन नंबर मिल जाए, तो मैं आपके फ़ोन नंबर से आपका नाम, फादर नेम, आपका आधार नंबर, आपके ऑल्टरनेट नंबर, आपका एड्रेस, ये सब निकाल सकता हूँ। और जहाँ मेरे को फ़ोन नंबर मिल गया वहाँ मैं फ़ोन नंबर से आपका इंटरेस्ट भी जान सकता हूँ। बिकॉज होता क्या है, आज के टाइम पे ये थोड़ा सा बिटर ट्रुथ है, कंपनीज अपना डेटा सिक्योर करके नहीं रख पाती हैं, तो सबका डेटा ब्रीच होता ही होता है। तो वहाँ से मैं कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी जान सकता हूँ, आपका डेटा भी निकाल सकता हूँ, और फिर उसके थ्रू मैं आपको हैक भी कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई, अननोन पर्सन है उसको फ़ोन नंबर ना दे। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि इंटरनेट पे अपना फ़ोन नंबर मत डालो, इंटरनेट पे अपना ईमेल एड्रेस मत डालो, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी चाहिए। क्योंकि मैं एक और लाइन बोलता हूँ हमेशा अपने सेशंस में और ट्रेनिंग्स में, कि हम अपने आप साइबर क्रिमिनल्स को इनविटेशन देते हैं कि आओ हमारे साथ स्कैम करो और हमें हैक करो। रीज़न बिहाइंड, हम सोशल मीडिया पे अपने आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ये एक शुरुआत हो जाती है हमें स्कैम करने की या हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की। तो मेक श्योर आप अपना डिटेल्स जो है सोशल मीडिया पे ना डालें। थैंक यू सो मच आर्य त्यागी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। डिजिटल इंडिया है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है।
अगर आप किसी को अपना फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं तो जान समझ कर दें कि किसको आप फ़ोन नंबर अपना दे रहे हैं। अगर इंटरनेट पर आप अपना फ़ोन नंबर डाल रहे हैं तब भी आप समझ लीजिए ये भी एक रिस्क हो सकता है। अगर आप कोई इनविटेशन कार्ड ओपन कर रहे हैं तो वहाँ भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर कोई फेस्टिव सीज़न में आपको बधाइयाँ दे रहा है तो वहाँ भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। बचाव सिर्फ और सिर्फ सावधानी है। अलर्ट रहिए और हैकर्स को हैक करिए, हैकर्स को परास्त करिए। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।